नमस्कार। हम इस समय छायावाद के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो हमने कल 280 प्रश्न कर लिए थे। अब हमारा 281 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्नों को देखेंगे। जो छायावाद युग है वह हिंदी साहित्य का इम्पोर्टेंट युग है। यह इससे हर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो हमने इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा में तैयारी के लिए हेल्प करेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका पहला शुरू करते हैं। सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। अगर जो आप 1 से लेकर 280 प्रश्न देखे होंगे और आप अगर जो कोई भी परीक्षा दिए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो कामायनी है वह प्रसाद जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना। इससे हर एक परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो आपको कामायनी को अच्छे से पढ़ना है। उससे जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रकार के प्रश्न आपको तैयार रखने। तो हमने इस पर विस्तृत चर्चा की है। हमने छायावाद युग के जो प्रमुख कथन हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो प्रमुख कवि हैं, उन पर भी वीडियो बना रखा है। और ये हमारी प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये चल रही है। तो अगर जो आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको छायावाद एकदम से अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसके प्रश्नों को देखते हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका जो है डी उत्तर सही है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, यह कथन गलत है। बल्कि अंधेरे में जो कविता है चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। आगे है हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थीं तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी पल्लव, साकेत, जौहर, परिमल। इसमें किसी एक ग्रंथ के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थीं तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। माने छायावाद युग में भी प्रगतिशील रचनाएं लिखी गई हैं। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति है पल्लव, साकेत, जौहर, परिमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव। आगे है सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ग्रंथ, बीड़ा, परिमल, पल्लव। इन चारों में से कौन सी रचना है जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो पल्लव। आप देख रहे होंगे सुमित्रानंदन की रचना पल्लव के बारे में और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा के बारे में बहुत प्रश्न पूछ रहा है। तो ये सब इनकी रचनाएं इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आगे है कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? संस्मरण, उपन्यास, काव्य, निबंध। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह काव्य है। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मूलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा। तो यह श्रद्धा सर्ग से ली गई। कामायनी के बारे में उसके जितने भी सर्ग हैं हमें एक सीरियल से आपको याद होने चाहिए और जिस सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं वह भी याद होना चाहिए। और
निराला जी की दो कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण, दो कविताओं से बहुत प्रश्न बन रही। एक तो राम की शक्ति पूजा से, एक तो सरोज स्मृति से। लिखता आबाद गति मुक्त छंद, पर संपादक गढ़ निरानंद। वापस कर देते पढ़ सत्वर दे, एक पंक्ति में दो उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादक द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं? सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, अपनी, महादेवी वर्मा की। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निराला अपनी रचनाओं के बारे में कह रहे हैं, बता रहे हैं। राम की शक्ति पूजा का आरंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, राम की पूजा में बैठने से, राम सीता के उदात्त प्रेम से, दुर्गा की उपासना से। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। वह उदास होकर, हताश होकर लौट रहे हैं, यहीं से राम की शक्ति पूजा शुरू होती है। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें ओज, विद्रोही ऐसे उपाधियां दी गई हैं। मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपने ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ को अभिव्यक्त करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नागार्जुन का, जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का। तो जयशंकर प्रसाद खुद उसकी भूमिका में लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद का ही कथन है। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? क्रम कलम से हुए पार राघव के पंच दिवस, पूरा करता हूँ देकर माता एक नय, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, सब चले सदैव राम को सोचते हुए विजय। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। यह उसकी निराला की राम की शक्ति पूजा की अंतिम पंक्तियाँ हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? ईड़ा, मनु, श्रद्धा, लज्जा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया है। किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आया है? पूछ रहे हैं किसकी रचनाओं में जो इतिहास के बारे में कौन लिखते थे? प्रेमचंद, भीष्मशायनी, जयशंकर प्रसाद, कृष्णा सोबती। तो भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आया है वह है जयशंकर प्रसाद की रचना में आया है। एक तो इनकी जो रचना है कामायनी, वह भी जल प्रलय को लेकर के लिखी गई है, और दूसरे इन्होंने जितने भी कहानी और नाटक लिखे हैं सब ऐतिहासिक लिखे हैं, इतिहास की लिए हैं कहानी। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक, काव्य, लंबी कविता, कविता, हाइकू। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। यह कविता छायावादी काव्य की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसमें आपको एक ही खाली गलत है, बल्कि और जो बाकी हैं इसमें 3 सही हैं। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिल जाता है राम की शक्ति पूजा के बारे में। तो जो है इसका बी करेक्ट आंसर है। यह उसका राम की शक्ति पूजा के बारे में गलत है। इसमें राम और सीता की प्रेम के बारे में नहीं लिखा गया है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या? चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंता। चिंता से ही शुरुआत होती है, चिंता सर्ग से। महाकाव्य में कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न, निर्वेद, आनंद, दर्शन।
तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद दर्शन आता है, रहस्य के बाद आनंद आता है। छायावाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? छायावाद काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। आप पेपर और पेन लेकर के बैठना चाहिए, आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे वह लिख लेना चाहिए। इसमें पूछ रहा है कि छायावाद की विशेषताओं के बारे में क्या गलत है, तो जो इसका बी है वह करेक्ट आंसर है। यह अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावाद की मुख्य विशेषता, यह गलत है। अभिव्यंजना नहीं, अभिधात्मक नहीं शैली, बल्कि व्यंजना इसमें रहती है। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? ग्रंथ वीणा, परिमल, पल्लव। तो पल्लव। निराला के बारे में कौन सा कथन सही है? कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्य का अभाव है। अभाव की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है। कविता ने अभिधात्मकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हुई। इसमें निराला के बारे में जो सही कथन है वह पूछ रहा है, और 3 कथन गलत हैं और 1 कथन केवल सही है। कविता में अभिधात्मकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, बल्कि यह गलत है। इनकी रचनाओं में व्यंजनात्मक शैली है और रहस्य नहीं है। रहस्य है जो वह महादेवी वर्मा की रचनाओं में है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहे। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। यह सरोज स्मृति से ली गई है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ू प्रकृति से भी माया, वाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। चर्चित पंक्तियों की रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की यह रचना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। यह छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से और राम अरविंद दर्शन से ये प्रभावित थे। तो उनकी छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे? सुमित्रा नंदन पंत। निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति की पूजा। तो इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? प्रेमचंद, भीष्म साहिनी, जयशंकर प्रसाद, कृष्णा शोभती। तो इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना लहर किस विधा की है? संस्मरण, उपन्यास, काव्य, निबंध है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है यथा तथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण।
तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रकृति का मानवीकरण। इसमें छायावाद की विशेषता में प्रमुख विशेषता है कि इसमें जो प्रकृति को उन्होंने सजीव के रूप में प्रस्तुत किया, मानव के रूप में प्रस्तुत किया। और छायावाद की ही देन है कि एक नया अलंकार शुरू हुआ जिसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। मानवीकरण अलंकार जो प्रकृति को मानव की तरह प्रस्तुत करे। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषा में भी अनुवाद हुआ है? चंद्रगुप्त, लहर, कामायनी, आंसू। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कामायनी, क्योंकि कामायनी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इनकी प्रसिद्धि का आधार अगर जो काव्य में देखा जाए तो कामायनी ही है। निम्नलिखित विस्तार विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता, प्रेम वर्णन। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर रस की प्रधानता। छायावाद युग में वीर रस की रचनाएं अधिक मात्रा में नहीं लिखी गईं। अणिमा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अणिमा। जितने भी कवि हैं, एक ही युग के नहीं, सारे जितने भी कवि इंपॉर्टेंट हैं, हमें आपको उनकी रचनाएं याद होनी चाहिए। आचार्य शुक्ल जी ने छायावाद की किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? प्रेमचंद, विश्वसायनी, जयशंकर प्रसाद, कृष्णा सोवती। तो शुक्ल जी ने छायावाद की किस कवि को कवि की मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कहा है? तो यह है जयशंकर प्रसाद। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जो है यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, ये इसमें प्रबंधात्मकता विद्यमान है। निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। तो यह नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रहस्यवाद। और यह महादेवी वर्मा की काव्य पंक्तियाँ हैं। ना जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। पंत की किस कविता की पंक्ति है? निशा निमंत्रण, मौन निमंत्रण, नौका विहार, ज्योत्सना। ये सारी रचनाएं पंत की हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मौन निमंत्रण। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी के प्रति विद्रोह रहा। यह कथन किस आलोचक है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो छायावाद इसलिए कहा जाता है कि प्रश्न को पूरा पढ़िए। अगर जो इतना ही कोई पढ़ ले कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो यह लगेगा नगेंद्र की, लेकिन तो यह रामविलास शर्मा की है, क्योंकि वो कह रहे हैं विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता और रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी के प्रति विद्रोह रहा है। तो यह रामविलास शर्मा का है। आगे, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किस आलोचक का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह जितने भी छायावाद के बारे में विद्वानों के कथन हैं वह सारे इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो यह नामवर सिंह का कथन है इसके बारे में, छायावाद के बारे में। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। छायावाद के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसके भी रामविलास शर्मा हैं। आगे है, छायावाद के मूल में पश्चात रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भाव धारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उसे
उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य। यह कथन किस आलोचक है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो यह बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आचार्य हजारी प्रसाद की रचना है छायावाद के बारे में। आगे है, छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, और छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह किस आलोचक का कथन है? नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो यह छायावाद के बारे में शुक्ल जी का कथन है। जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है ना? तो यह भी शुक्ल जी का ही है। छायावाद की जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? सावन पंचक, लहर, झरना, आंसू। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है। अब यहाँ हम सावन पंचक के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता कौन है? सावन पंचक। यह किस पत्रिका में छपी थी? भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और इसे जयशंकर प्रसाद ने कलाधर उपनाम से प्रकाशित किया था, लिखा था। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है? सावन पंचक, लहर, झरना, आंसू। किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? तो यह है झरना। और इनकी प्रथम छायावादी रचना भी है झरना। जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता कौन मानी जाती है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम प्रभात, बी। जो सावन पंचक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। जो सावन पंचक है वह जयशंकर प्रसाद की पहली कविता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात है। जयशंकर प्रसाद की रचना पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। माने किस रचना पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है? रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। इस रचना में से किस पर जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना पर माना जाता है? तो प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो कामायनी को रसात्मक इतिहास किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी। किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कामायनी के बारे में कि विद्वानों ने क्या कहा, यह भी पूछा जाता है। तो किसने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। कामायनी को किसने आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है? आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। नामवर सिंह। कामायनी को किसने रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किसने रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है? तो यह निराला ने। कामायनी में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग किया गया? रोला, सोरठा, ताटंक, छंद, वरवय। तो इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामायनी में मुख्य रूप से ताटंक छंद का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किसे छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावाद का सलाहकार पुरुष निराला को कहा जाता है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। यह कथन निराला ने अपने किस काव्य संग्रह में लिखा है? परिमल, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिमल की भूमिका में निराला जी ने यह लिखा है। निराला ने भक्ति भाव से पूर्ण गीत किसमें संकलित किए हैं? परिमल, अनामिका, गीत गुंज, अड़िमा। तो इसका सी करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अड़िमा। भक्ति भाव से पूर्ण जो गीत हैं उनके वह अड़िमा में संकलित हैं। निराला ने किस काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? निराला के किस काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? परिमल, अनामिका, गीतिका, अड़िमा। तो गीतिका की जो है भूमिका वह जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। निराला की गज़लें किसमें संकलित हैं? परिमल, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, बेला। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेला में है उनकी गज़लें संकलित हैं। दलितों के दुख पीड़ा और उनकी दशा का वर्णन निराला के किस काव्य में संग्रहित है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। तो जो नए पत्ते में है तो निराला ने दलितों के दुख पीड़ा और उनकी दशा का वर्णन नए पत्ते में किया है। सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन है? गुंजन, वीणा, परिमल, पल्लव। तो जो गुंजन है सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं 4 भागों में विभाजित हैं जो काव्य साहित्य है। सुमित्रा नंदन पंत की किस काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है? गुंजन, वीणा, परिमल, पल्लव। तो पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। पंत के किस काव्य को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र माना जाता है? युगांत, वीणा, परिमल, पल्लव। तो युगांत। युगांत से यह अंदाज लगा सकते, एक की पॉइंट इसका देख सकते हैं कि युगांत मतलब युग का अंत। तो छायावाद के अंत का घोषणा पत्र मतलब युगांत। पंत की किस रचना पर गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है? गुंजन, वीणा, युगवाणी, पल्लव। तो युगवाणी पर। महादेव वर्मा की किस काव्य संग्रह की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी? रश्मि, नीरजा, निहार, सांध्य गीत। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है। महादेव वर्मा का रश्मि काव्य संग्रह पर किस दर्शन का प्रभाव? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन, ईसाई धर्म। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेव वर्मा का जो रश्मि काव्य संग्रह है उस पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। महादेव वर्मा के किस काव्य संग्रह में ब्रज भाषा की रचनाएं संकलित हैं? रश्मि, प्रथम आयाम, निहार, सांध्य गीत। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रथम आयाम है इसमें महादेव वर्मा की ब्रज भाषा की रचनाएं संकलित हैं। निम्न में से किस कवि को समय सूर्य, आवेश तथा अनल का कवि कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य, आवेश तथा अनल का कवि कहा जाता है। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। तो जो इसका है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई है। दिनकर की किस रचना पर अंग्रेज सरकार ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था? रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका और हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेणुका और हुंकार पर अंग्रेज सरकार ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था।
निम्न में से दिनकर की रचना कौन सी है? रश्मिरथी, प्रथम आयाम, आत्मा की आंखें, सांध्य गीत। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मा की आंखें। उदय शंकर भट्ट किस युग के कवि हैं? नई कविता, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावाद युग के हैं। गोपाल सिंह नेपाली किस युग के कवि हैं? नई कविता, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। ये भी छायावाद युग के ही कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? खादी के फूल, प्रथम आयाम, आत्मा की आंखें, सांध्य गीत। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा खादी के फूल, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रश्मिरथी, प्रथम आयाम, हारे को हरिनाम, सांध्य गीत। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हारे को हरिनाम, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर की जितने भी इम्पोर्टेंट कवि हैं उनकी सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। केदारनाथ सिंह प्रभात किस युग के हैं? तो छायावाद युग के हैं। यहीं पर हमारा अब 350 प्रश्नों की ये श्रृंखला ख़त्म होती है। तो आप पूरा वीडियो देखिए। इसके पहले का अगर जो आप नहीं देखें तो वो क्वेश्चन देखिए, सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। आने वाली परीक्षा में उनकी आने की संभावना 100% है, क्योंकि इससे बाहर छायावाद से नहीं पूछा जाएगा जितने भी हमने प्रश्न करा दिए हैं। तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छे क्वेश्चन और अच्छे पुस्तकों से तैयारी करवाई जाती है। हमारे यही उद्देश्य रहता है कि हम ऐसे प्रश्न आपको ला करके दें जो वह परीक्षा में जिनकी आने की संभावना हो और वो जो परीक्षा में आए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन, और लाइक करिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी बताइए, नहीं अच्छी लगी तो भी बताइए, क्या कमी है वो बताइए, जिसे मैं सुधार करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।